नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा नाटक अजगर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के परिचय देखते हैं। तो लेखक इसके जो अजगर नाटक है उसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हुआ था। ये अजगर नाटक जो है वो एक बहुअंकीय नाटक है, सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक भी है। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि अजगर किस प्रकार का नाटक है, तो आप इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले उसे आप टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल है, नाटक का जो प्रकाशक है वो है बालीडीह खोटा कमेटी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2004। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और कुल दृश्यों की जो संख्या है वो 16 है। प्रत्येक जो 3 अंक है उसमें से किस तरीके से वो देखिए। पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में भी 6 दृश्य। तो कुल मिला के जो दृश्य बना वो 16 दृश्य और 3 अंक। तो 3 अंक और 16 दृश्य ये आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाटक कितने अंक हैं, कौन से अंक में कितना सारा दृश्य दिया हुआ है। अब नाटक शुरू करने से पहले नाटक के जो पात्र हैं उससे हम लोग परिचित होते हैं। तो सबसे जो पहला पात्र है वो है अघुन लाला। ये गाँव के महाजन रहता है, ठीक है, गाँव का महाजन रहता है और अघुन लाला का बेटा है मंगरा, ठीक है, मंगरा अघुन लाला का बेटा और शारदा प्रसाद अघुन लाला का मुंशी। चौथा जो पात्र है वो है जालिम सिंह। ये चरक पहरी थाना का पहरेदार होता है। पांचवा बाबा भगत गांव के पुजारी होते हैं और गोबरा गांव का अछूत गरीब किसान होता है। तो यहाँ तक सारे कैरेक्टर आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है मथुरा। यह गांव का गरीब किसान है। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है, ठीक है। 2 किसान अभी तक आ चुके हैं, एक गोबरा जो है वो, और तीसरा मथुरा। गोबरा अछूत रहता है और मथुरा जो है वो एक गरीब किसान है। 2 किसान हो गए। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है। फुलवा ये एक हरिजन जो है, हरिजन महारा जाति की एक लड़की होती है। इसी फुलवा से मंगरा को प्यार हो जाता है। अगला कैरेक्टर है सुगिया। ये गोबरा की जनी मतलब की पत्नी है। तो गोबरा की जो पत्नी है वो है सुगिया। बीतना और बीतना की पत्नी बिजली, ये दोनों जो है वो इस नाटक में संदेशवाहक के काम करते हैं। बीतना और बीतना की पत्नी बिजली। एक लास्ट जो कैरेक्टर बच जाता है वो है सिपाही। जहाँ भी सिपाही आएगा मतलब वो थाना का सिपाही होगा। सिर्फ जो थानेदार का नाम है वो आपको दिया हुआ है जालिम सिंह। जो नाटक का पूर्वाभास है कि कैसे नाटक शुरू हुआ, तो जो स्थान है वो गांव का चौराहा है। समय बिहान का मतलब सुबह है, ठीक है। तो सुबह का समय गांव के चौराहा के पास ये नाटक शुरू होता है। बीतना अभी आपको कैरेक्टर में बताए थे कौन, संदेशवाहक होता है। ये डुगडुगी बजाकर सभी महिला पुरुष बच्चों को ये सूचना देता है कि आज एक नाटक का मंचन होगा। तो उसकी पत्नी बिजली जो है वो बीतना से पूछती है, अपने पति से पूछती है कि कौन सा नाटक। बीतना बताता है अजगर नाटक, जिसके लेखक खोटा के विद्वान विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। और इसके बाद नाटक शुरू होता है। तो नाटक का जो पहला अंक है, जिसमें से आज हम लोग पहला अंक के कुल 6 दृश्य के बारे में सारा पढ़ेंगे। तो और अगले वीडियो में आपको फिर दूसरा अंक और फिर तीसरा अंक मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नाटक का जो पहला दृश्य, आज कुल 6 दृश्य डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला दृश्य इस प्रकार से है कि झारखंड का एक गांव है और गांव के चारों तरफ घास फूस का छपरी होता है। गांव के मध्य में अग्नू लाला की हवेली है, ठीक है। अग्नू लाला कौन, तो गांव का महाजन जो होता है, इसका हवेली गांव के बीच में है। सुबह का समय इसके दरवाजे पे घोड़ा बंधा हुआ है और बैठक खाना, जहाँ पे बैठने की जगह होती है, वहाँ पे नौकर चाकर इधर उधर अपने अपने काम कर रहे हैं। एक कुर्सी पर अग्नू लाला बैठकर चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है हुक्का कैसा था, तो चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी वहां पे गोबरा आता है। गोबर कौन था, तो गोबर एक गरीब अछूत किसान था। तो गोबरा आता है जो एकदम डरा हुआ है और हाथ जोड़कर माथा झुकाकर प्रणाम करता है। और अग्नू लाला फिर गोबर को बताता है, अग्नू लाला को गोबर बताता है कि कल उसकी बेटी के विवाह संबंधित लेकर पहुना आए थे, जिसके कारण से वह कल बुलाने पे नहीं आ पाया था और इसलिए आज आया। तो अग्नू लाला गोबर से पूछा कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना उधार बाकी है। गोबर कहा कि 50 रुपया सूद का सिर्फ बाकी है, बाकी जितना भी रुपया था हम चुका दिए थे। अब अग्नू लाला को इसके बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपनी
अपना जो उसका मुंशी होता है शारदा प्रसाद, उससे पूछता है कि बताओ कि गोबर का कितना राशि बाकी है। तो मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो खाता देखकर बताता है कि 500 रुपया गोबर का बाकी है। अब गोबर बार बार ये चीज़ रिपीट करे कि नहीं हुजूर, सिर्फ 50 रुपया बाकी है, बाकी तो हम पैसा लौटा लिए। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, वो मानने को तैयार नहीं होते और गोबर से बहुत ज़बरदस्ती में करके उसके एक सादे कागज़ पे अंगूठा लगा लेते हैं। उस कागज़ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता और कहते हैं कि तुम अंगूठा लगा लो, बाकी तुम बच जाओगे। और गोबर मरता क्या नहीं करता, उसने क्या किया, निशान लगा दिया, अंगूठा का निशान लगा दिया। अब पहला दृश्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य इस नाटक का है कि गांव के चारों तरफ जंगल, पहाड़ और पहाड़ के किनारे गरीब किसान, परिश्रमी लोग का छपरी है, झोपड़ी है। पहाड़ के निचले हिस्से में टुंगरी बाबा का मंदिर है। टुंगरी बाबा का पुजारी भी था। तो टुंगरी बाबा का जो मंदिर है वो पहाड़ के निचले हिस्से में है। पूरे गांव को लोग जितने इस ये जो गांव है उस सभी लोग जो है वो टुंगरी बाबा के भक्त हैं और मंदिर में बाबा का भगत और पुजारी बैठा है। उसी समय जो मथुरा मांझी है वो आता है और बाबा से कहता है कि बेटी के घर जा रहा था तो मन में विचार आया कि टुंगरी बाबा को प्रणाम करता चलूं, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने आ गए। अब टुंगरी बाबा उससे कहते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग कहते हो ना कि मेहनत करने के बाद भी भरपेट माड़ नहीं मिलता है, शरीर को कपड़ा नहीं मिलता है। इसका कारण है कि नया युग आ गया है, मनुष्य के पाप से यह संसार भर गया है। अब ये जो टुंगरी बाबा हैं वो इस पापी मनुष्य से क्रोधित हो गए हैं, इसलिए पानी नहीं बरसता है। 2 वर्षों से यही हो रहा है। ठीक है, मथुरा तुम गांव के लोगों को समझाओ। वो जो वहाँ पुजारी होता है वो मथुरा से कहता है कि तुम गांव के लोगों को ये सारी चीज़ें समझाओ। और ये दूसरा दृश्य भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तीसरा दृश्य जो है वो शाम का समय है। गोबर थका हुआ अपना घर आता है, लेकिन घर पर सुगिया जो है गोबर की पत्नी, वो बताती है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए दोनों पानी पी के रात बिताते हैं। ऐसा कई रात वो पानी पीकर बिताया करते हैं। चौथा दृश्य जो है वो थाना का है। तो चरक पहरी थाना में थाना के अंदर जो थानेदार जालिम सिंह है वो अपनी कुर्सी पर बैठा है। सुबह का समय है। पास में एक सिपाही सेवक राम है। जालिम सिंह उस सेवक राम को समझाता है कि यहाँ झारखंड के जंगल पहाड़ में अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर आया है। ये जंगल और पहाड़ उसका कोई काम नहीं देगा, काम देगा वही जो तुम कमाओगे। ये कौन कहता है? तो जो जालिम सिंह रहता है थानेदार, वो अपने सेवक को समझाता है कि ये सब जंगल झाड़ ये सब काम देने वाला नहीं है। हम लोग अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो यहाँ वही काम देगा जो हम कमाएंगे। और यहाँ तुम 4 वर्ष हो गया और मेरा भी 4 वर्ष से अधिक हो गया। ठीक है, इसलिए फिर सेवक राम कहता है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ लोग दिन रात मेहनत करके भी भूखे रहते हैं। जालिम सिंह इन बातों को सुनकर कहता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। थानेदार का मतलब जानते हो तुम? उसके पास कितना बुद्धि होता है ये मालूम है तुमको? फिर सेवक राम कहता है कि आपके पास बुद्धि ना होता तो आप बहुमंजिला भवन कैसे बना पाते? बेटी का विवाह में लाखों रुपया पानी की तरह कैसे बहाते? ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जालिम सिंह कहता है, इसलिए तो कहता हूँ कि मोटे मोटे लोगों को थाना में पकड़ कर लाओ। मोटे मोटे कहने का मतलब है अमीर आदमी को थाना में पकड़ कर लाओ। झारखंड के लोग बहुत सीधे होते हैं, एक बार डराने से रुपया फेंकने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें बात हो रही थी जालिम सिंह और उसके सेवक के बीच में कि तभी शारदा प्रसाद की एंट्री होती है। और शारदा प्रसाद अगुन लाला का मुंशी, वो आकर जालिम सिंह से कहता है कि गोबर 500 रुपये के बदले अपना खेत घर सब अगुन लाला को बेच दिया और बेच के कहता है कि वो कोई पैसा को जानता ही नहीं है। मुंशी शारदा प्रसाद जो है वो उस कागज को भी जालिम सिंह को देता है जिसपे गोबर जो है वो अंगूठा का निशान लगाया था। जब गोबर निशान लगाया था तो उसमें गोबर जो है वो सादा कागज पे निशान लगाया था और उस कागज पे अब लिखा हुआ था कि गोबर जो है वो अपना खेत घर अगुन लाला के पास बेच दिया। और इस प्रकार से फिर जालिम सिंह जो है वो शारदा प्रसाद जो है वो जालिम सिंह को घूस की थैली भी पेश करता है। जालिम सिंह सेवक राम से कहता है कि बुद्धि रहने पे भगवान भी छप्पर फाड़ के देता है। तब फिर सेवक राम कहता है कि अजगर काम नहीं करता है, उसका आहार स्वयं उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से इस नाटक का चौथा दृश्य भी समाप्त होता है। और जो पांचवा दृश्य है, अब इस पांचवें दृश्य में मंगरा और फुलवा के बीच बातचीत चलता है। स्थान कहाँ के है, तो परास के गाछ का बोन है। बोन के अंदर एक डहर है, रास्ता है, और चारों बाइटे लाल पियर फूल पुटुस का फुटल परास है। मतलब जो परास है वो पूरे चारों तरफ से खिला हुआ है। जहाँ तहाँ बोने पाड़ पेरवा तीतर कूद रहे है। मतलब जंगल के जो पक्षी पक्षी हैं वो कूद रहे हैं। पासे एगो जोरिया में कलकल पानी झरझर रहल है। पास के एक दरिया में जो है वो पानी बह रहा है। बोने के पाखी मधुर आवाज में परासक गूंज गूंज रहा है, और बोन के पक्षियों से जो जंगल है वो गूंज रहा है। सुबह का समय है। इसी समय फुलवा और मंगरा जो है वो हाथ में हाथ धर के आते हैं, और मंगरा कहता है फुलवा से, देख फुलवा, ई झारखंड के परास के बोन चारों बाटे खिलल परास के फूल कते आनंद नाच रहल है। मंगरा कहता है फुलवा से, देखो फुलवा, ये झारखंड का परास का बोन है, चारों तरफ परास का फूल खिला हुआ है, मन जो है वो आनंद से नाच रहा है। फुलवा कहती है, आर बोने पाखी कते कते आनंदे हत, ना कोन्हो रक में बाधा, ना कोन्हो भावना, मने बुझा है हमहू बोने पाखी रहती। फुलवा कहती है कि जो बोन के पक्षी हैं वो कितने आनंद है, कोई इनको बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। मेरा भी मन करता है कि हम भी इस बोन के क्या होते, पाखी होते। तो मंगरा कहता है, एकनू तो ही बोने के पाखी से कम है कि ये, मतलब अभी क्या तुम अभी भी तुम बोन के पक्षी से कम थोड़ी हो। तो फुलवा कहती है, तो जे बूझ, मेनुक तो बोन के पाखी ना है, मतलब तुमको जो बूझना सो बूझो, लेकिन हम तो बोन के पाखी नहीं है। मंगरा कहता है, हमें जे बूझे से ठीक बूझ रही, मतलब हमको जो समझना है जो बूझना है वो तो हम ठीक से बूझ रहे हैं, मतलब तुम कब बूझोगे। तो फुलवा कहती है, आर हमें बूझ के करबे की, मतलब हम बूझ के करेंगे भी क्या, हम जान के करेंगे भी क्या। मनुष्य भेली आर तकरों में जनू, मनुष्य के घर में जन्म लिए और उसमें भी जैनी मतलब औरत के घर में जन्म लिए। मनुष्य जन्मे जे कते कते कष्ट हुए, तभी भाई देखना। कहता है कि मनुष्य का जो जन्म है वो कितना कितना कष्ट होने के बाद होता है। आगे फिर मंगरा कहता है कि आर भाइब करबे की, तोरा जखने पैलियो तखने हमर शोभे भावना फुराई गेलो, आर तोर बिना की हमें रह पारी, नाय कभू नाय। फिर मंगरा कहता है कि जब से तुमको देखे हैं तब से मेरा जितना भी मतलब विचार वगैरह था सब खत्म हो गया, अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। फुलवा कहती है, ईटा तोर सपना और सपना कखनू सच ना हुए। फुलवा कहती है, ये सब तुम्हारा सपना है और सपना कभी भी सच नहीं होता है। फिर मंगरा कहता है, मेंतुक हमार खातिर सच भई के रहता है, लेकिन मेरे चलते जो मेरा सपना है वो सच होके रहेगा। फिर फुलवा कहती है, ये होए नहीं पारे, ये नहीं हो पाएगा। मंगरा कहता है, काहे फुलवा, कि तोर अंदरे हमार खातिर कोनो जगह ना हो कि हमनी दियो संगे संगे जिए ना पारी। मंगरा कहता है फुलवा से, काहे फुलवा, ऐसा तुम क्यों बोल रही है, क्या तुम्हारे भीतर जो है वो हमारे लिए जगह नहीं है, क्या हम लोग दोनों संगे संगे नहीं जी पाएंगे। तो फुलवा कहती है, तो हमारे अंदरे का है, हमार गोते रोवा रोवा में बसल है, तुम सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे पूरे रोम रोम में बसे हो। तोरा छोड़ा फुलवा कदियो फुलवा नहीं रहती, तुमको छोड़ के फुलवा कहियो फुलवा नहीं रहेगी। फिर मंगरा कहता है, तब तो ऐसा बात बोले हैं, जब तुम ऐसा बात है तो फिर ऐसा बात क्यों बोल रही हो। फुलवा कहती है, हाँ मंगरा, ये मानुषिक समाज हमरा तोरा एक संगे ना रह देतो। मतलब मंगरा से फिर वो कहती है कि ये जो मनुष्य का समाज है वो हमको और तुमको एक साथ नहीं रहने देगा। मंगरा पूछता है, काहे। फुलवा बताती है, तोर जात भीनु और हमार जात भीनु, मतलब तुम्हारा जाति अलग है और हमारा जाति अलग है, और तो बेस इकर जाने हमें लागी महराइन, और तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम जो है वो महराइन हैं, माने अछूत सभ्य से छोट जाइत। मंगरा कहता है, हमें ये नहीं जमानी, हम ये चीज नहीं मानते हैं। शोभे मनुष्य के एगो जात हुए, सब मनुष्य का एक ही जात होता है, जे जाते तोर से जात हमर, जो जात तुम्हारा है वो जात हमारा है, मनुष्य का सिर्फ एक जाति होता है। ये बात मंगरा फुलवा को समझाता है। फुलवा कहती है, ईटा तोय कहे पारे, ये बात तो तुम कहते हो। फुलवा कहती है मंगरा से, ईटा तोय कहे पारे, ये बात तो तुम कहते हो। मेंतुक तोय माए बाप की ई बात कह तो, मतलब तुम्हारा माए बाप की ई बात कह तो।
तोर गाँवे के घरे के ई बात मानतो। तुम्हारा जो परिवार है, माई बाप है, वो क्या तुम्हारे जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो क्या वो भी यही बात कहेंगे? क्या तुम्हारा घर और गांव इस बात को मानेगा? मंगरा कहता है, देख फुलवा, हमें क्या करो गुलाम ना है, हम किसी का गुलाम नहीं है, हमें लगी अपन मने गुलाम, हम अपने मन का गुलाम है। हमरा जे बुझाइत सेटा हमें करबे, जो हमको बुझाएगा सो हम करेंगे, हमरा केहू रोके ना पारे और हमको कोई नहीं रोक सकता है। फुलवा कहती है, इटा तोर भूल, ये तुम्हारा भूल है मंगरा, तो एकाएक की करबे, तुम अकेले क्या करोगे? तोर पासे समाज से लड़े खातिर की हो, तुम्हारे पास समाज से लड़ने के लिए क्या है? मंगरा कहता है, समाज से लड़े खातिर हमारे पास है तोर प्यार, हमारे पास है मानुषिक खातिर डहर, है डहर चल के हम मानुषिक विकास। तब मंगरा कहता है कि हमारे पास इस समाज से लड़ने खातिर तुम्हारा प्यार है और हमारे पास है मनुष्य के खातिर एक डहर मतलब रास्ता, और उस डहर पे चल के मनुष्य का विकास होगा। फिर फुलवा कहती है, थोड़ा देर बाद कहती है, ये मनुष्य डरे तो जाने कते कते कांटा पूसा पार करे हो। तो मतलब इस मनुष्य का जो डहर है, उस डहर में तुमको ना जाने कितनी कितनी बाधाएं से पार करना होगा इस जिंदगी में। फिर मंगरा बीच में ही बोलता है, फुराई जाए पारे मतलब खत्म हो जाए पाए, या जो बाधाएं आए मेंतुक मनुष्य डहर नाय फुराई, लेकिन मनुष्य का डहर जो रास्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा। ई डहरे हुए पारे हमर बादे, और अगर ये डहर बना दिए, ये रास्ता अगर हम बना दिए, तो अब हमारे बाद हजारों हजार मनुष्य इस रास्ते पे चलेगा, तखने एगो नूतन समाज बन जेते, और उस समय एक बढ़िया समाज बन जाएगा। समाज एगो नूतन समाज, से समाजे ना जाइत रहते और ना कोई छोट बड़। तो फिर मंगरा इस बात को समझाता है कि अगर हम ये रास्ता बना दिए, ये जाति पाति अगर हम एक बार ख़त्म कर दिए, तो उसके बाद हजारों हजारों मनुष्य जो हैं वो हमारे बनाए रास्ते पे चलेगा, और उस समय एक नूतन समाज बनेगा, बहुत सभ्य समाज बनेगा, जिसमें कोई जाति पाति नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तब फुलवा कहती है, केते अच्छा विचार हो तोर। फुलवा मंगरा से कहती है, केते अच्छा विचार हो तोर, यदि शोभे मनुष्य विचारे तोरे जैसन बन जेते, ते ई समाजिक नूतन समाज जन्मते और समाजे शोभे मनुष्य रहता, शुद्ध सम मनुष्य। तब फुलवा कहती है कि यदि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, यदि मनुष्य का विचार तुम्हारे जैसा हो जाएगा, तब एक नूतन समाज का जन्म लेगा और जिसमें सिर्फ शुद्ध मनुष्य रहेगा। ठीक है, इस तरीके का बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर मंगरा फुलवा का हाथ धर के बोलता है, फुलवा कहती है कि, मंगरा कहता है, आज तो हमर हाथे अपन हाथ दे दे, मतलब आज तुम ये अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, ये मंगरा फुलवा से कहता है। फुलवा कहती है, ये हाथ तो धर ले ले है मंगरा, ये हाथ और हमर नाय, अब ये हमारा हाथ हमारा नहीं रहा, इस हाथ को तो तुम धर लिए हो, ये हाथ तोर, अब ये हाथ तुम्हारा हो गया, आज हमें तोरा शोभे कुछ अपन कर दिलियो, आज से हम अपना सब कुछ तुम्हारा कर दिए हैं मेंतुक मंगरा। फिर कहती है कि मतलब मने की मंगरा, फिर मंगरा कहता है, की फुलवा की कोही। फुलवा कहती है, तो ई हाथे छोड़ नहीं दिए, हाथ तो दे दिए, सब कुछ तुमको हम दे दिए हैं, लेकिन तुम कभी मेरे हाथ को छोड़ मत देना। मंगरा कहता है, ये होवे नहीं पारे, ये कभी नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे हाथ को छोड़ दिए, ये हाथ से दिन अलग हते, ये हाथ से दिन उस दिन अलग होगा जे दिन मंगरा इस संसार छोड़ के चल जेते, मतलब जिस दिन मंगरा इस संसार को छोड़ के जाएगा तभी ये हाथ अलग होगा, ऐसे अलग नहीं हो सकता। तब फुलवा कहती है, आज फुलवा अछूत महाराज जाइत न रहली, आज से फुलवा जो है वो अछूत महाराज जाइत न रहली, आज फुलवा परासक फूल से रंग गेली, क्योंकि वो दोनों परास के जंगल में थे, इसीलिए फुलवा कहती है कि आज से फुलवा भी जो है वो परास के फूल से रंग गई है, तो ये धन्य है मंगरा और तोर विचार महाधन्य, और तुम धन्य हो और तुम्हारे ये जो विचार है वो तुमसे भी महाधन्य है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे 5वां दृश्य समाप्त होता है। अगला दृश्य जो छठा दृश्य है उसका स्थान है अग्नू लाला के बैठक खाना, जहाँ पे अग्नू लाला बैठता है। समय सांझ का समय है। अग्नू लाला हुक्का पिए और एक हाथे कागज लई देखे, एक हुक्का पी रहा था और एक हाथ से कागज देख रहा था, और दुयो धैर्य दुगो गोदवान हाथ डांगे खड़ा है, और दोनों तरफ उसका जो है सो सेवक लोग खड़ा है, आगू आगू उसके सामने कुर्सी टेबल सजाया हुआ है। उसी समय मंगरा जो है वो आता है, और अग्नू मंगरा की तरफ देख के कहता है, की रे कहाँ गेल हेले, पूछता है कि कहाँ गया था तुम। मंगरा कहता है मुंह छुपा के
कहीं ना है तो कहीं तो ना कहीं नहीं गए थे। तब अग्नू कहता है फिर झूठ बोले हैं गधा, हमें जानी ना कि तोय कहाँ गेल हले, तोय एखन परास बोन नहीं गेल हले। अग्नू का पिता जो मंगरा का जो पिता है वो अग्नू, वो मंगरा से पूछता है कि हमें सब पता है कि तुम इस समय कहाँ गए हैं, तुम इस समय परास के जंगल में गए हुए थे। तब मंगरा कहता है हाँ गेल हली त की भेलै, मतलब गए थे तो क्या हो गया। तब अग्नू कहता है ई बोल की नाय भेलै, एगो चमार महाराज बेटी संगे वहाँ की करे हले। अग्नू पूछता है उस मंगरा से पूछता है कि ये बताओ कि क्या नहीं हो गया, तुम एक चमार महाराज की बेटी के संग वहाँ क्या कर रहे थे। मंगरा कहता है कुछ तो नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। तब अग्नू कहता है फिर बोलने कुछ नहीं, जकर छूटे छुआई जाए, मतलब जिसके छूते ही छुआ जाता है, तकर संगे लीला करे हैं, हमार तो कहीं के नहीं रखबे, मतलब तुम हमको कहीं के नहीं रहने दोगे। काइल गोटे हमार समाज हमार नामे थूकता है, कल होके पूरा समाज जो है हमारे नाम पे थूकेगा। तो ये जानने चाहिए कि इस समाजे तोर की स्थान हुआ, मतलब तुम्हें ये जानना चाहिए। मंगरा से कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस समाज में तुम्हारा स्थान क्या है, तुम ऊंचे दर्जे पे आते हो, और कल होके अगर तुम इस तरीके का हरकत करोगे तो पूरा समाज हमारे ऊपर थूकेगा। मंगरा कहता है मानुषिक समाज हमहू एगो मानुष लगी, मतलब इस मनुष्य के समाज में हम भी एक मनुष्य हैं। अग्नू कहता है मानुष सही मानुष लागे जे महराय लागे, तो कहता है मनुष्य तो मनुष्य होता है लेकिन वो तो महराइन है, जे महराइन लागे मतलब वो तो क्या है, महराइन है। मंगरा कहता है महरा सूची तोर नज़र में, मतलब महरा मुची जो है वो तुम्हारे नज़र में है। अग्नू लाला से कहता है कि ये सब आपके नज़र में होता है, मेंतुक वो तो मानुष लगे, मतलब मेरे तरफ से वो भी क्या है, एक मनुष्य है। मानुष और मनुष्य में भेद की, तो अगर वो भी मनुष्य है तो मनुष्य और मनुष्य में भेद क्या करना। अग्नू कहता है ई तो ही बोल रहे हैं, मतलब ये तुम बोल रहे हो कि ई हमारा बेटा बोल रहे है, ये तुम बोल रहे हो या ये हमारा बेटा बोल रहा है। अग्नू लाला के बेटा, वाह रे बेटा, तो तनी अंग्रेजी की पढ़ ले कि शोभे जात पात धर्म कर्म खाए गेले, मतलब तुम थोड़ा सा अंग्रेजी क्या पढ़ लियो, सारा जात पात धर्म कर्म सब भुला गए हो, सब ये सब कुछ नहीं मानते हो। फिर मंगरा कहता है ई बुझा तोर भूल, ये सब आपकी भूल है। आज गोटे संसार बदल गया है, मतलब आज के समय संसार बदल गया है, गोटे संसारिक मनुष्य बदल गया और संसार के सारे मनुष्य भी बदल गए हैं। मानुते तोर जात पात धर्म कर्म नहीं बदली, लेकिन जो तुम्हारा आपका अपने पिताजी से कहता है, मतलब जो आपका जात पात और धर्म कर्म है वो अभी तक नहीं बदला। ये संसार एक गो जात है, इस संसार में सिर्फ एक ही जात है और वो मानुषिक जात है, और वो सिर्फ मनुष्य का जाति है। मानुषिक सेवा से बढ़ के ना कोनो धर्म है और ना कोनो कर्म है, और मनुष्य के सेवा से बढ़ के ना तो कोई धर्म है और ना कोई कर्म है। फिर अग्नू कहता है बस बस, और कोनो बात तोर सुने हमें ना खोजी, आबे हमें बूझ पैली कि तोय मतिछीन आइस्टे गेल हो, मतलब तुम्हारा मति मारा गया है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि तुम्हारा मति मारा गया। एगो महरा अछूत बेटी छुआ बूची सुधी भ्रष्ट कर दे लो, और तुम्हारा ये जो मति है वो एक महरा की अछूत बेटी तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी है। मंगरा कहता है वो अच्छा अछूत काहे भेल गेल है, मतलब वो अछूत क्यों है कि ओकरा माय न जन्म ले है, क्या वो कि ओकरा उसको माँ जन्म नहीं दी है, ओकर खातिर की हवा पानी और सूरज भिन्न है, क्या उसके चलते सूर्य हवा पानी क्या अलग है, फिर वो अछूत कैसे हो गई। अग्नू कहता है मंगरा, फिर मंगरा कहता है, मंगरा फिर बताता है कि मंगरा आज जाग उठल है बाप, अपने बाप से कहता है कि आज से मंगरा जाग उठा है। तोहनी जैसन मानुष ई समाज रहले कधियो यहाँ के मानुष बचे ना पड़ते, मतलब तुम्हारे जैसा, अपने पिताजी से कहता है कि अगर आपके जैसा मनुष्य इस समाज में रहेगा तो यहाँ का मनुष्य कभी नहीं बचने सकेगा। अग्नू ताबे तो की करबे, तो अब तुम क्या करोगे। मंगरा कहता हमें की करबे, सेटा तो ही एकाई नहीं देखबी, तो तोर जैसन आरो ई झारखंडे हजारों हजारों मनुष्य देखते थे, मतलब हम जो करेंगे वो तो आप देखोगे ही। अपने पिताजी से कहता है कि हम जो करेंगे वो आप देखिएगा, और आपके जैसे इस झारखंड के हजारों हजारों मनुष्य हमें देखेंगे। अग्नू फिर कहता है ताव देख के कि आगू हम ही एक नहीं सुन ली, तो ये सारी चीज हम ही सुने हैं। मंगरा कहता है हाथ धरब धदकल मोड़ी और झारखंडे बोन पहरी गांव गांव आग लगाई देव, चारों बांटे धदकल मोड़ी आलो नूतन बिहान समाज अतय।
यहाँ धतकल मोड़ी का मतलब है कि जलता हुआ एक मसाल लेंगे और इस झारखंड को मतलब कि ये जो पुराना कहने का मतलब है उसका कि ये जो पुराना रीति रिवाज है उसे हम पूरा खत्म करके एक नया समाज शुरू करेंगे। तब फिर अग्नु कहता है कि ऊ बिहाने हुए आगू की तोय बचल रहबे, मतलब जब वो सुबह आएगा, जिस समाज जिसकी बात तुम कर रहे हो कि ये पूरी तरीके से हटा के हम नया व्यवस्था लाएंगे, नए तरीके का समाज रहेगा, तब तक क्या तुम बचे रहोगे? ई साध तोर कहियो पूरा ना होता है, मतलब ये जो तुम्हारा सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। तब मंगरा कहता है बेस ठीक है, तो तुहू देख ली है, तुम भी देख आप भी देख लीजिएगा कि केकर साध पूरा हतय हमर की तोर, मतलब किसका ये सपना पूरा होगा, आपका कि हमारा। फिर अग्नु आगे कहता है जो तोय तोय हमर बेटा नाय लगे, हमर पर तोर कोन्हो अधिकार हो नाय हो, आज से तोहू महाराज चमार बन गिले, तोर खातिर ई घरे दुआर आज से बंद हो गलो। अब इसका मतलब है कि अग्नु कहता है तुम जाओ, तुम हमारा बेटा नहीं हो, हमारा पर तुम्हारा कोई अधिकार अब नहीं है, आज से तुम भी महाराज चमार बन जाओ, तोर खातिर ई घर के द्वार आज से बंद हो गेलो। फिर मंगरा कहता तोर दुआर बंद भेला पर हमरा खातिर हजार हजार दुआर खुलल है, मतलब आपका द्वार बंद हो गया। अपने पिताजी से कहता, अग्नु से कहता है मंगरा कि आपका द्वार बंद हुआ है, लेकिन मेरे चलते हजारों हजार द्वार क्या हुआ, दरवाजा खुला हुआ है। जते जते झारखंड एक मानुस सभेक अंदरे दुआर हमर खातिर खुलल है, जहाँ जहाँ जितना झारखंड का मनुष्य है सबके अंदर हमारे लिए क्या है, दरवाजा खुला हुआ है। अग्नु आगे फिर कहता है तजा है हिया से काहे ना, मतलब यहाँ से तुम फिर जाते क्यों नहीं हो, तोर पाँख बढ़ गेल हो, मतलब तुम्हारा पंख बढ़ गया है, तुम्हारा ये हौसला बढ़ गया है। पिपरी के पाँख पर मोरे खातिर बढ़ाए, मतलब जो पिपरी है जो चींटी है उसका जब पंख निकलता है तो वो मरने के चलते उसका निकलता है, अब की तो मरबे और अब तुम मरोगे। मंगरा कहता है हमें तो मरबे करबे, मतलब हम तो मरेंगे ही, मेहनतुक तो ना मरबी ही, क्या आप नहीं मरोगे? और बेसी दिन ना ज़्यादा दिन नहीं, जखनी ई माटी धतकल मोटी पाई जैल उठता, मतलब जिसमें इस माटी से मतलब धतकल आग उठेगा, तखने और केहू संगे ना देता, उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और इस प्रकार से फिर पर्दा गिर जाता है और नाटक का ये पहला अंक यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग नाटक के दूसरे अंक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।